तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग टॉपिक्स। अच्छा, रिमेनिंग टॉपिक्स में क्या क्या है पहले वो बता दें कि 6.1 में हमारा ये 6.1.1 से लेके 6.1.3 तक का डिस्कशन हो चुका है। तो 0.4 और 0.5 का डिस्कशन हम कर लेंगे और फिर वक्त मिला तो हम बाकी की भी बातों को करेंगे। कोशिश हम करेंगे कि 6.4 को आज की वीडियो में हम निपटा दें क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है। ठीक है। 6.3 ये इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें तो शायद ये आज नहीं हो सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वो हम बातें फिनिश कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बात को। कैलकुलेट मोलैरिटी मोलैलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिंपल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोलैरिटी मोलैलिटी का आइडिया होना चाहिए। मोलैरिटी का लफ्ज हो या मोलैलिटी का लफ्ज हो, इन दोनों के मतलब आपको मालूम होने चाहिए। मोलैलिटी लिख दिया मैंने पहले, मोलैलिटी हो या मोलैरिटी, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन के क्या मतलब होते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। अब अगर आप इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैरिटी के मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया डिस्कशन। अच्छा, अब इसको टाइट्रेशन में कैसे इस्तेमाल करना है? तो आपको क्या मालूम है टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन के मतलब है एनालिटिकल टेक्निक which can be used to determine the unknown concentration. So it is an analytical technique which is used to determine the unknown concentration, unknown concentration of a solution with the help of a solution of known concentration. तो कहानी क्या है? कहानी ऐसी चलती है कि टाइट्रेशन आप एसिड और बेस की करते हैं यूजुअली। ज़रूरी नहीं है एसिड बेस की जाए, आप रिडॉक्स टाइट्रेशन भी तो पढ़ता है ना, लेकिन फिल वक्त आप एसिड बेस की बात कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन में आपके पास दो रिएजेंट्स होंगे। एक रिएजेंट की कंसंट्रेशन आपको मालूम होगी और उसकी मदद से आप दूसरे रिएजेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज की जाती है, C1V1/N1 इक्वल्स टू C2V2/N2। तो C से मुराद यहाँ पे हो गया कॉन्सेंट्रेशन, V से मुराद हो गई वॉल्यूम और N रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स को। अब इस बात को जहन में रखिएगा कि स्टोइचियोमेट्री पढ़ाते वक्त आपके टीचर्स ने आपको ये समझाया होगा कि जब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो आपके पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके, वो कोफिशिएंट्स आप कोफिशिएंट के तौर पे, मोल्स के तौर पे, वॉल्यूम के तौर पे हर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वही मोल्स हैं कोफिशिएंट की बिहाफ पे जो पता चलते हैं आपको। अब लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि 0.1 मोलर HCl आपके पास मौजूद है, जो कि आपने 10 ml पाइप आउट कर लिया और आपने इसको यूज़ किया अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इस्तेमाल हुआ अराउंड 20 ml। तो इस वक्त आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हो गई अननोन। आपने इस्तेमाल कर लिया ये टाइट्रेशन
का फॉर्मूला, लेकिन याद रखें टाइट्रेशन का फॉर्मूला हमेशा बेस करता है ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो HCl और NaOH की इक्वेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये फॉर्म कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं। HCl भी 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 1 है। इट मीन्स दे हैव द मोल रेशियो ऑफ 1:1। तो आप इन दोनों n की जगह पे 1 और 1 प्लेस करेंगे, जो कि इस वक्त आप ना भी प्लेस करें तो चल जाएगी कहानी। अब आपने इसको सॉल्व किया। एसिड के लिए मैंने C1V1 कंसीडर कर लिया और बेस के लिए मैंने C2V2 कंसीडर कर लिया। तो आपने कैलकुलेट करना है C2। तो ये फॉर्मूला लिखा C1V1 इक्वल्स टू C2V2। इस वक्त मैं N1 और N2 को कर रहा हूँ इग्नोर, क्योंकि दोनों की वैल्यू होने वाली है 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखना ना लिखना बराबर हो जाता है। आपने यूज़ करनी है वैल्यूज़। एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, एसिड का वॉल्यूम 10, बेस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, बेस का वॉल्यूम हो गया 20। तो ये C2 इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय हो गया 20। तो ये तकरीबन आपके पास बनता है 1/20। तो 0.05 मोलर ये हो गई कंसंट्रेशन। अब देखें, एक बात को आपने अपने जहन में रखना है कि चूंकि आपको गिवन अमाउंट गिवन कंसंट्रेशन ही मोलैरिटी में थी, इसलिए आपकी जो फाइंड आउट आपने कंसंट्रेशन की है वो वैल्यू भी आपके पास मोलैरिटी में होगी। यही आप मोलैरिटी में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को देखें तो उनकी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि वो आपको कहानी जो करते हैं वो ऐसी करते हैं कि आपको देते ही मोल्स में, फिर वो आप मोल से फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें भी मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई आप मोल से पहले उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि होते वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको वो तरीक़ेकार समझ नहीं आता। तो वो पहले जो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम हमेशा उनको जो है ml में होता है, तो वो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि उनके पास मोल्स हैं, उससे मोलैरिटी भी है, उनको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फाइंड आउट करनी होती है कंसंट्रेशन, वो मोल्स में ही चाहिए होती, तो पूरी जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है वो पूरी। ठीक है, लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ कर लें तो चलेगा। ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर देता है और बहुत इजीली कर देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें, अगर आप इस वक्त बोलें कि भाई आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ निकालें, तो स्ट्रेंथ की मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो फिल वक्त आप स्ट्रेंथ की बात करें तो फिल वक्त स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि अमाउंट ऑफ दैट एसिड और बेस इन गिवन वॉल्यूम। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप बात करें तो आप इस की मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। ठीक है जी, तो मोलैरिटी तो हो गई 0.05 और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना बनता है 40। तो ये आपने इसको कैलकुलेट किया, ये बना 0.05 इंटू 40, ये आपके पास हो गई वैल्यू 2। सही, ये 2 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से स्ट्रेंथ की बात होती है। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको एसिड और बेस की डिसोसिएशन का भी आइडिया होना चाहिए। अब डिसोसिएशन कैसे? मिसाल के तौर पे एक एसिड में अज्यूम कर लूं HA, इसकी आयोनाइजेशन हुई और इसने बना दिया H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, अब ये बना अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लॉ। ठीक है, इक्विलिब्रियम लॉ जो आप लोग डिस्कस करते हैं, गुलबर्ग एंड वेज लॉ, के जिसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं, क्योंकि और वो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है। तो आपके पास बनता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब फिल
ये इक्विलिब्रियम इसलिए अचीव हुआ क्योंकि एसिड आयनाइज हुआ था, तो मैंने इसको कह दिया के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड की डिसोसिएशन हुई है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पे आप बगौर देखें कि H पॉजिटिव एंड Ka आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हेयर। Ka is directly proportional to H positive. It means कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब है Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आपको क्या बता रहा है कि भाई Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक। H पॉजिटिव तो आपको स्ट्रेंथ की जाने लेके जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से ये बात पता चली कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो जितनी हाइयर वैल्यू होगी एसिड की उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी लोअर वैल्यू होगी उतना वीक एसिड होगा। और Ka को इस्तेमाल ही वीक एसिड और वीक बेस के लिए किया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं, आप एक मैं आपको बात बताता हूँ, 0.1 मोलर HCl ऐसा ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये आयनाइज हुआ, बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फौरन से जवाब दे देंगे कि 0.1 मोलर होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये बचपन से पढ़ाया गया है और आप इस तरीके से सोचते हैं। कभी कभार आप गौर नहीं करते, लेकिन आप ये सोच रहे होते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की आयनाइजेशन 100% है, तो जो एसिड की कंसंट्रेशन है वही उसके आयन की कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर मैं आप लोग के आगे कह दूं कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मौजूद है, तो बताओ अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अब यहाँ पे 0.1 नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और वीक एसिड कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होता। और जब ये 100% आयोनाइज होगा ही नहीं तो इसकी और इसके आयन की कंसंट्रेशन सेम हो ही नहीं सकती। और ये भी बता दूं, वीक एसिड और वीक बेस इतने कम आयोनाइज होते हैं कि आप उनकी एक्चुअल कंसंट्रेशन और उनकी आयोनाइज कंसंट्रेशन को कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रेंथ वाली बात है ये तो होती ही एक तरीके से वीक एसिड और वीक बेस के लिए है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात होती ही वीक एसिड और वीक बेस के लिए। अब ये मैंने एक एसिड की एग्जांपल दे दी। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों के आगे एज्यूम कर लूँ एक जनरल बेस BOH, ये एक जनरल बेस है, ये आयनाइज हुआ, इसने बना दिया B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसकी आयोनाइजेशन भी ऐसी होगी कि भाई ये B पॉजिटिव न्यूमरेटर में आ गया, OH नेगेटिव न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास कहानी आई BOH की। अब ये डिसोसिएशन हुई है बेस की, तो मैंने इसको नाम दे दिया KB। तो ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और ये भी ऐसे ही कहा जा सकता है कि KB वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इट मीन्स हाइयर द वैल्यू ऑफ KB स्ट्रोंगर विल बी द बेस। ठीक है, हाइयर द वैल्यू ऑफ KB स्ट्रोंगर विल बी द बेस। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ सवाल आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करूँ। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए कि एक एसिड है, लेट्स सपोज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है तो उसको डिस्कशन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो होता ही वीक है तो भाई ज़्यादा सोचने की उसके बारे में ज़रूरत होगी नहीं। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपके पास मौजूद है 1 मोलर, और उस 1 मोलर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट कर लें H पॉजिटिव आयन फॉर 0.1 मोलर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब आप कैसे कैलकुलेट करें? आपको तो पता ही नहीं है इसकी आयनाइजेशन एक्सटेंट कितनी है। ये भाई 1% आयनाइज हो रहा है, 0.1% हो रहा है, 12% हो रहा है, कितना हो रहा है आपको पता ही नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे Ka की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने कह दिया कि भाई ये HF है, ये आयोनाइज होगा और ये बना देगा H पॉजिटिव और F नेगेटिव। तो आपके पास Ka वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, H पॉजिटिव
और F नेगेटिव, और ये हो गया HF। अब अगर आपको इसकी Ka वैल्यू मालूम है तो आप इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में मैंने आपसे कह दिया कि भाई Ka वैल्यू फॉर HF एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैंने कह दिया ये हो गया 7.2 एक्सपोनेंट -4। अब आप इसका जो है Ka वैल्यू से H पॉजिटिव निकाल सकते हैं। कैसे? आपने कहा कि भाई ये 1 था, रुक जाए, अच्छा ये था 1 और ये 0 था, ये कुछ आयनाइज हुआ, कितना हुआ हमें नहीं पता, तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखें ये है तो ये वीक एसिड, तो इसमें से आयनाइजेशन होगी बहुत लेस, तो ये 1 माइनस एक्स जो होगा, ये आप माइनस कर भी दें तो इस पे सच कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेग्लिजिबल होगा। तो ये मैंने लिख दिया Ka इक्वल्स टू H पॉजिटिव F नेगेटिव और ये हो गया HF। Ka की जगह मैंने लिख दिया 7.2 एक्सपोनेंट -4। H पॉजिटिव की जगह लिख दिया मैंने x, F नेगेटिव की जगह लिख दिया x और ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को आप कर देंगे टोटली इग्नोर, क्योंकि ये x जो है ये इतनी छोटी वैल्यू होगी कि जब वो माइनस से निकलेगा तो 1 के ऊपर इतना फर्क पड़ेगा कि जो आप राउंड ऑफ करके भी देखें, तो अगर आप उसको राउंड ऑफ करके देखें तो 1 1 ही रहेगा, तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, जब वैल्यू बहुत बड़ी हो और उसमें से सब्ट्रैक्शन बहुत ही छोटी हो रही हो तो उस डिफरेंस को डिफरेंस के तौर पर काउंट नहीं करते, तो ये आपने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स 1 ही रहा और डिनोमिनेटर में 1 हो गया। ये रहा 7.2 एक्सपोनेंट -4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, आपने अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं शॉर्ट करके लिख दूं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट से स्क्वायर कटा और 7.2 का एक्सपोनेंट -4 का ये स्क्वायर रूट बना आपका 0.268 मोलर। ठीक है, अब आपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिख दी 0.268 मोलर। ठीक है जी, ये हो गई आपके पास उसकी पर्टिकुलरली वैल्यू के 1 में से 0.268 जो है मोलर का, 1 मोलर में से 0.268 मोलर की H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है। ऐसे ही आप बेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अपनी Ka और Kb वैल्यू पे डिपेंड करती है। अच्छा, आप Ka और Kb को उसी वक्त थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं जब आपको आइडिया होगा किस चीज़ का, जब आपको आइडिया होगा pH का और pOH का, लेकिन उसको अभी आप रोकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग सब टॉपिक। तो इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये आपके पास कंप्लीट डिस्कशन हुआ टाइट्रेशन के हवाले से, मोलैरिटी का और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन के हवाले से। अब आप इंडिकेटर्स की बात करें तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिकेटर्स होते ही क्या हैं। तो इंडिकेटर्स आर बाय देमसेल्फ कंसीडर्ड एज द वीक एसिड और वीक बेस। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। बेशुमार तरीके के इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बेशुमार तरीके के, हम लोग गिनती के पढ़ते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिकेटर्स के बारे में मैं जनरल एक बात लिख दूं कि केमिकल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which indicates the nature of reagent, nature of a substance, कि नेचर से मुराद कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है,
और फिर ये इंडिकेटर इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं कि अगर एसिड को बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं तो एसिड कब न्यूट्रलाइज हुआ, कब उसमें बेसिक नेचर आई, तो ये भी आपको इंडिकेटर्स की प्रेजेंस में ही पता चलता है। अब इंडिकेटर्स में आपके पास कुछ कॉमन इंडिकेटर्स की बात करें तो एक होता है लिटमस पेपर, ये नॉर्मली आप यूज़ कर लेते हैं नेचर पता लगाने के लिए, ठीक है। फिर होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन किताबों में इसके बारे में पढ़ा है और किताबों में इसकी पिक्चर्स भी देखी हैं, ठीक है। एक जो हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है, और एक आपके पास हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। ये दो ऐसे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक। मिथाइल रेड भी होता है, ब्रोमथाइमोल ब्लू भी होता है, मिथाइलिन ब्लू भी होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने चंद बोले, ठीक है। इसके अलावा भी पता नहीं कितने होंगे जिनके नाम मुझे ना पता हो, जिनके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं। अच्छा, लिटमस पेपर की आप बात करें तो लिटमस पेपर दो तरीके के होता है, हमने जो देखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड। अब जो ब्लू वाला होता है लिटमस पेपर, जो ब्लू वाला होता है वो इस्तेमाल करते हैं एसिड के लिए, और जो रेड वाला होता है वो इस्तेमाल करते हैं बेस के लिए। तो अगर एसिड सब्सटेंस होगा तो वो ब्लू वाला कन्वर्ट हो जाएगा रेड इन एसिड, और जो रेड वाला होगा वो ब्लू हो जाएगा इन बेस, ठीक है। अब फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बचे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी जो पढ़ा है, जो किताबों में देखा है, वो ये बात देखी है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर भी नेचर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी एक अच्छी बात ये थी कि ये ना सिर्फ ये बताता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि उसमें कलर के शेड चेंज होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो मतलब पीएच के हवाले से ये pH 2 का सॉल्यूशन होगा तो ये कलर आएगा, pH 7 का होगा तो ये आएगा, pH 5 का होगा तो ये आएगा, pH 9 का होगा तो ये आएगा, pH 11 का होगा तो ये आएगा। लेकिन एक जनरल आपके पास डिस्कशन हो जाता है। तो ये एसिड में जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको आप कंसीडर कर लें एसिड, इसको कंसीडर कर लें न्यूट्रल, और इसको कंसीडर कर लें बेस। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एसिड में होता है रेड, न्यूट्रल में होता है ये ग्रीन, और बेस में हो जाता है ये पर्पल, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन की बात करें, एसिड में होता है ये कलरलेस, न्यूट्रल में भी होता है ये कलरलेस, और बेस में हो जाता है ये पिंक। मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड, न्यूट्रल में ऑरेंज, और यहाँ पे हो जाता है ये येलो। तो जी इंडिकेटर के डिस्कशन करने के बाद अब आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस टाइट्रेशन में यूज़ होगा। जैसे कि हम अगर अपने सिलेबस की बात करें तो लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, दीज टू आर नॉट यूज्ड इन द टाइट्रेशन। हम लोग जो यूजुअली अपनी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसमें या तो हम फिनोल्फ्थेलीन का यूज़ करते हैं या फिर मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फिनोल्फ्थेलीन का भी यूज़ करना है और मिथाइल ऑरेंज का भी यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले ये भी एक आइडिया होना चाहिए कि टाइट्रेशन होती कितनी टाइप्स की है, कब क्या यूज़ करना है, तो टाइट्रेशन में कब क्या होगा, कि ये कब क्या है एक्चुअली। तो टाइट्रेशन हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, एसिड बेस titrations. So acid base titration could be categorized into 4 types: strong acids versus strong base. सही। सेकंड हमारे पास हो जाएगा वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड हमारे पास हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस।
अच्छा जी, तो फोर्थ हमारे पास होती है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का, तो अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप इस तरीके से कंसीडर कर लें, ऐसे याद रख लें कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसा भी हो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप फिनोफ्थिलीन यूज करते हैं, आप फिनोफ्थिलीन यूज करते हैं। ठीक है जी। उसकी एक वजह यह है कि फिनोफ्थिलीन एसिड में कलरलेस होता है, तो वो वीक एसिड में भी कलरलेस रहेगा, हमें कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए वीक बेस की, तो अगर बेस वीक हो जाएगा, अगर आपके पास बेस वीक हो जाएगा, तब हम यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज, तब हम यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज। और ये जो आखिरी आपके पास बचता है जिसको वीक एसिड वीक बेस हमने लिखा है, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन नॉर्मल कंडीशन में तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये टाइट्रेशन सिर्फ उसी वक्त हो सकती है कि आपने एक रिएक्टेंट मतलब एक रिएजेंट को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डाइल्यूटेड रखा हुआ है एज कंपेयर टू दी अदर वन। तो अगर 0.1 मोलर का एसिड है आपके पास, तो आप इसको यूज़ करें अगेन 0.01 मोलर बेस, तो देखिए 10 टाइम्स डिफरेंस हो गया। तो ऐसी सूरत में ये वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन हो सकती है। लेकिन अब मसला ये है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, these indicators are by themselves weak organic acids or weak organic base. So weak organic acids और बेस, तो ये तो खुद वीक एसिड्स और वीक बेस हैं। तो मतलब कि आप ये ऐसे समझ लें कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं के दरमियान की टाइट्रेशन है कि एक एसिडिक इंडिकेटर एक बेसिक इंडिकेटर। अब इनके दरम्यान में टाइट्रेशन कैसे होगी? अब ये तो आपने तरीका निकाल लिया कि भाई इनकी कंसंट्रेशन में आप डिफरेंस लिया, कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस ले आएंगे तो ये टाइट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये कलर तो उस वक्त आता है कि जब आपके पास कोई एक चीज़ तो स्ट्रॉन्ग, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हल ये निकलता है कि भाई ये वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, यानी कि पीएच मीटर की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो पीएच मीटर आपको बता देगा कि कब वो एसिड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से बेस या बेस से न्यूट्रल और न्यूट्रल से एसिड कब होगा। तो ये पीएच मीटर की प्रेजेंस में हो सकती है। अदरवाइज आप टाइट्रेशन करना चाहेंगे अगर वीक एसिड वीक बेस की, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि टाइट्रेशन कब हुई, क्योंकि कलर चेंज आप यहाँ पे देखते ही नहीं, आप यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। ये आपके पास बात हुई इंडिकेटर्स के हवाले से कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और इंडिकेटर्स के अंदर बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या कलर चेंज होता है और किस टाइट्रेशन में कैसा इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर आप गौर करें ना, तो इंडिकेटर्स भी बेसिकली ली शैडिलियर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, अगर गौर करें तो। अगर गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी बहुत आसान थ्योरी है। लुईस थ्योरी ये मैं आपको बता दूं, ये 6.4 है गाल्बन, यस 6.4 आप देख रहे हैं, ये 6.4 आपके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन लुईस एसिड लुईस बेस, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर क्लासीफाई करेंगे। बहुत आसान काम है, 10 से 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। ठीक है, 6.1 हम ख़त्म कर चुके हैं, 6.2 ख़त्म कर चुके हैं, 6.4 अभी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। फिर 6.3 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपने KA इस वीडियो में कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया, K भी डिस्कस कर लिया। अब पीएच जब डिस्कस हो जाएगा ना, पीएच एंड पीओएच, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 यूं खत्म हो जाएंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 5-6 मिनट लेगा, 5-6 मिनट इसके हो जाएंगे।
बाकी ये सारे के सारे एक साथ ख़त्म होंगे और फिर होगी लेवलिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस से डिस्कशन की जानिब। हमें क्या करना है अभी, लुईस एसिड को पढ़ना है। तो लुईस एसिड की आप बात करें तो लुईस थ्योरी में एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या मिलती है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस which can accept electron pair, those substances which can accept electron pair। और बेसिस किन्हें कहते हैं हम, बेसिस आर दो सब्सटेंस which can donate electron pair, which can donate electron pair। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता कौन है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता कौन है, तो ये एक मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। एक ही डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री में अलग तरीके से यूज हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, यही जो मैंने लुईस एसिड और लुईस बेस की आपको अभी डेफिनेशन लिखवाई, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी अलग नाम से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों ने जो 10th तक ऑर्गेनिक पढ़ी है वो पढ़ी है। 12th में जो आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोग को दो नाम पढ़ाई जाएंगे। पहला नाम है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा नाम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुईस बेसिस। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड। मतलब कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको आप इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब ये पहचानेंगे कैसे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, या फिल वक्त की टर्मिनोलॉजी से बात करें तो कौन लुईस एसिड और कौन लुईस बेस है। डेफिनेशन तो आपको एक्सप्लेन कर दी, अब है क्लासीफाई कैसे करेंगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन होगी उनके स्ट्रक्चर पे। अगर आप लोग अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखेंगे केमिस्ट्री में तो बहुत सारे काम आपके लिए बहुत 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 इजी हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई एक कंपाउंड है CH4, अब मुझे बताइए कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे सर ऑफ कोर्स ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो ये स्टेबल कंपाउंड है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि चलो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, आपने कह दिया, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, यानी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है या इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है? तो ये बताना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे भाई आप लोग अगर स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है यार, क्लास 7, 8 या 9 की बात है ये, अगर उसको रिकॉल करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। असल में मसला ये होता है कि हमारे यहाँ टीचर जो है टॉपिक्स को इस तरीके से पेश करते हैं कि भाई बिल्कुल ही नई चीज़ पढ़ाने लगो, आप लोगों ने पहले पढ़ी ही नहीं होगी, तो बच्चे को लगता है हाँ यार वाकई में पढ़ी ही नहीं होगी, और जिनको पहले का याद आ जाता है वो लोग बोलते हैं नहीं यार पढ़ी तो है, समझ आ रहा है, बहुत आसान टॉपिक है। और बाकी बच्चे परेशान रहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही नई चीज़ है, इसे समझ ही नहीं आ रही, पहचानना कैसे। और बिल्कुल ऐसे मतलब मैंने तो ऐसे देखा है, यकीन माने कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की आइडेंटिफिकेशन इसके सवाल आते हैं MD कैट में। तो MD कैट में जो है जब इसको पढ़ाया जा रहा होता है तो MD कैट के टीचर्स ऐसे बता रहे होते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, भाई बहुत मुश्किल सवाल है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो उस वक्त बच्चों को ट्रिक लगती भी है, लेकिन अगर एक छोटा सा जुमले में तब्दीली कर दी जाए, छोटी सी तब्दीली कर दी जाए कि भाई ये चीज़ आप लोगों को पहले से मालूम है, मैं बस आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को याद आ जाए। वो चीज़ याद क्या आ जाए कि आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक कितनी बार पढ़ा है वैलेंसी के बारे में, कितनी बार पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कितनी बार, बेतहाशा बार पढ़ा ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम। और वैलेंसी किसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन डोनेट और एक्सेप्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
तो एक और बात आ गई ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल का भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल पढ़ते पढ़ते हम थक गए। अब जरा ऑक्टेट रूल को मैं इलस्ट्रेट करूं तो कार्बन ये रहा, इसके आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4। ठीक है, 4A। और कुछ के अकॉर्डिंग ये पाया जाता है ग्रुप 14 में। तो जो 14 वाले हैं वो लोग बोलेंगे सर ये क्या 4A, ए क्या हो गया, ए भी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने 14 लिख दिया। अब आखिरी शेल में इसके होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो अब ये हर इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया हाइड्रोजन के साथ, इसने बॉन्डिंग कर ली। अब देखें, ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन थे ना, तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन थे तभी 4 थे। अब आखिरी शेल में तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए? 4। अब हर पेयर को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब है ऑक्टेट रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। अब जरा आप देखें NH3 का स्ट्रक्चर। NH3 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब ये कौन से ग्रुप में पाया जाता है? अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिख दूं ग्रुप 5A में पाया जाता है। ठीक है, ग्रुप 5A में पाया जाता है, ऐसा ही है। तो 1 2 3 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग बना दिया। लेकिन बाकिया 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनको मैंने एक साथ बना दिया, क्योंकि उसके लिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें, हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये हो गई कहानी। अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए टोटल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करेंगे ना। आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपको याद है कि एक होता है बॉन्ड पेयर, याद होगा ये बॉन्ड पेयर, दिस वन इज बॉन्ड पेयर, दिस वन इज बॉन्ड पेयर, दिस वन इज बॉन्ड पेयर। और दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विच डजंट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4। मैं काउंटिंग लिखता जाऊं बाद में, क्योंकि एक तो ये ऑनलाइन आप लोग वीडियो देखेंगे, दूसरा इस वीडियो में आपको पता ही नहीं चल रहा मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो मैं लिखता जाऊँ स्क्रीन पे तक आइडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इसके पास क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। जो लोन पेयर होते हैं, दीज लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी शेयर्ड बाय एनीवन। तो अगर उसके पास लोन पेयर एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन रिच है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिच की एक निशानी ये भी होती है कि उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो शेयर नहीं कर सकते अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ, लेकिन उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आप लोग को मिसाल दे देते हैं SF6। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 6 में होता है ये 6A में। 1 2 3 4 5 6। हर इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन ये लुईस बेस नहीं है। लुईस बेस के लिए लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर आपने देख लिया। अब इसी तरीके से लुईस एसिड की बात करें तो लुईस एसिड को हम कंसीडर करते हैं उन सब्सटेंस के लिए जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मुंह से बार बार डेफिशिएंट डेफिशिएंट निकल रहा है, क्योंकि अभी सुबह से मैं जो है जो क्लासेस पढ़ा रहा था यहाँ पे जो है ये पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोल बोल के मेरा ये मुंह ऐसा हो गया, तो ये डेफिशिएंट बार बार निकल रहा है, वरना हम पाकिस्तानी तो इस पर डेफिशिएंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पहचानेंगे आप देखें भाई, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3 बोरॉन पाया जाता है ग्रुप 3A में, तो ये ग्रुप 3A की वजह से इसके पास होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन ने एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है भाई, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, स्टेबल कंपाउंड है। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है आप लोगों को, आप लोग इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं बाकायदा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये कोई अनस्टेबल चीज है, ये स्टेबल कंपाउंड है, तभी तो पढ़ा जाता है। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन पेयर गिने तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हो गया लोएस एसिड, ये हो गया लोएस एसिड। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो NH3 था ये था लोएस बेस, या फिर इसको आप कह लें न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 हो गया लोएस एसिड। अच्छा, एक निशानी एक और जो सबसे आसान निशानी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये लोएस बेस हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये होंगे लोएस बेस। या फिर दूसरी चीज, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर वो न्यूट्रल है, तो फिर आप उसका लोन पेयर देखेंगे कि लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो आप कह देंगे ये लोएस एसिड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट में होंगे, तो लोएस एसिड। अगर ये न्यूट्रल है तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर खोल के देख लें कि भाई इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन तो नहीं। इस तरीके से आपका ये डिस्कशन होगा लोएस एसिड और लोएस बेस का। तो आप देखें यहाँ पे जो डिस्कशन करना था, ये पूरा डिस्कशन मैंने आप लोगों के आगे सामने रख दिया है कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे लोएस एसिड और लोएस बेस को, और क्लासीफाई कैसे करेंगे कौन सा कंपाउंड लोएस एसिड है या लोएस बेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ Cl नेगेटिव, Br और H पॉजिटिव। अब मैं आपसे कहूँ लोएस बेस कौन है, तो आप बोलेंगे ये है, क्योंकि नेगेटिव साइन। मैं आपसे कहूँ कि लोएस एसिड कौन है, आप बोलेंगे ये है, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोग के आगे रखूँ NH3 BF3 SO2 और लिख दूं मैं CH4, मैं आपसे कहूं कि लोएस एसिड कौन है, लोएस एसिड, तो आप कहेंगे BF3 लोएस एसिड है। मैं कहूं लोएस बेस कौन है, तो आप कहेंगे NH3 लोएस बेस है और SO2 लोएस बेस है, दोनों लोएस बेस है। अब NH3 तो मैंने बता दिया लोएस बेस क्यों है, आप लोग काइंडली मुझे कमेंट में बताइए कि SO2 को मैंने लोएस बेस क्यों कहा, ठीक है जी।